की वर्गीकरण हमने कर लिया था 6 प्रकार। अब हम आगे बढ़ेंगे उनको अलग अलग वर्गीकरण को कि वो किस टाइप में और क्यों बांटा गया। ठीक है, तो वर्गीकरण में आपको सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहला वर्गीकरण था अपना उत्पत्ति या स्रोत के आधार। कौन सा है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार। कि कहना मतलब क्या है कि बहुलक की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है या बहुलक हमें कहां से मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसके आधार पर बहुलक को 3 भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुलक हमें प्रकृति से सीधा मिल रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो मानव द्वारा निर्मित हो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा हो और मानव अपने अनुसार उसमें इच्छित गुण डाल सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। वो तो हम देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार है। तो पहला प्रकार है इसके अंदर प्राकृतिक बहुलक। पहला कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक। तो आपको नाम से पता लग रहा है कि प्राकृतिक मतलब क्या है कि हमें वो प्रकृति से मतलब क्या है? पादपों या जंतुओं से हमें सीधा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है, तो वो हो गया आपके प्राकृतिक बहुलक। अब देखो प्राकृतिक बहुलक में कौन कौन से प्राकृतिक बहुलक ऐसे हैं, तो आपने नाम सुना होगा, कपास है, ऊन है, रेशम है, प्राकृतिक रबर है। ठीक है, तो ऐसा आपने स्टार्च है, सेल्यूलोज है, डीएनए है, आरएनए है। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको प्रकृति से सीधे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर है पहला प्रकार, उदाहरण है पॉलीसेकेराइड। पहला कौन सा है? पॉलीसेकेराइड। कि कौन कौन से पॉलीसेकेराइड है? तो पॉलीसेकेराइड में आपके स्टार्च और एक आपके है सेल्यूलोज। ये दोनों क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। और ये किस प्रकार के हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आपने पढ़ा होगा, कुछ जानते होंगे इसके बारे में। तो देखो आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आपने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड और जो ओलिगोसेकेराइड है वो आपस में संयुक्त होकर क्या करते हैं? इन पॉलीसेकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और इनके अंदर आते हैं स्टार्च है, सेल्यूलोज है और आपके हैं ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो जो आपके स्टार्च है, स्टार्च क्या होता है? आपके अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। कहना मतलब क्या है? अल्फा ग्लूकोज इकाइयां हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, किसके द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में संयुक्त होकर स्टार्च का निर्माण करती है। स्टार्च आपने देखो गेहूं है, मक्का है, चावल है। ठीक है, उन सब में या फल सब्जियां है उनमें क्या है? स्टार्च प्रचुरता से पाया जाता है और आप अपने मानव शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, और ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, वैसे स्टार्च है, स्टार्च 2 इकाइयां होती है। एक होती है एमिलोज और दूसरी होती है आपके एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये दोनों इकाइयां हैं, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर क्या करती है? स्टार्च का निर्माण करती है और ये स्टार्च मानव शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और ये भी क्या है? आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा बनता है। लेकिन इसकी खास बात है, ये क्या होता है? पौधों में पाया। किसमें मिलता है आपको? पौधों में। और पौधों में भी क्या है? आपके कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का मुख्य भाग होता है। कहने मतलब क्या हुआ कि जो कोशिका भित्ति होती है
वो सदैव आपके सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये दोनों चीज है, ये आपके दोनों कौन से है, प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपके प्रोटीन। तो प्रोटीन भी क्या है, आपके एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। तो ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन में आपके है, प्रोटीन बनती किससे है, आपने पढ़ा होगा अल्फा एमिनो एसिड। ये क्या है, इसकी एकलक इकाई है, या हमने कल पढ़ा था पिछले क्लास में कि ये छोटे अणु है। ये छोटे अणु क्या करते हैं, आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा, कौन सा बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध। अब बात आती है पेप्टाइड बंध क्या होता है, पेप्टाइड बंध होता है CO और NH के बीच का बॉन्ड। कहना मतलब क्या है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेप्टाइड बंध के द्वारा ये एकलक है, वो आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये प्रोटीन क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आता है, ठीक है। क्लियर बात इतनी। उसके बाद तीसरा है आपके DNA और RNA, या कह सकता हूं मैं न्यूक्लिक अम्ल। तो क्या मतलब कि ये DNA और RNA ये किससे बने होते हैं, ये आपके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो क्या मतलब इसकी एकलिक इकाई कौन सी हुई, न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड है, वो आपस में जुड़कर या पुनरावृत्ति के द्वारा क्या करते हैं, आपके न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA का निर्माण करते हैं। और ये DNA और RNA आपके क्या करते हैं, लक्ष्मण वंशावृत्ति और बहुत सारी शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एक प्राकृतिक बहुलक और है आपके, वो है प्राकृतिक रबर। कौन सा है, प्राकृतिक रबर। तो ये प्राकृतिक रबर क्या होता है, आपके एक पेड़ है हेविया ब्रेसिलियंसिस, और एक होता है आपके गट्टापार्था। गट्टापार्था और हेविया ब्रेसिलियंसिस के तने में क्या करता है, लेटेक्स निकलता है, और उस लेटेक्स से क्या बनता है, आपके प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। वैसे हम बात करें तो ये लेटेक्स से प्राप्त होता है, और लेटेक्स कौन सा है, उसका नाम है आइसोप्रीन। क्या नाम उसका, तो आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन इसका क्या हो गया, एकलक हो गया, ठीक है। ये आइसोप्रीन क्या इसका कॉमन नेम है। वैसे आइसोप्रीन क्या होता है आपके 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन, या मैं कह सकता हूं आइसोप्रीन एकलक है, वो क्या करता है, प्राकृतिक बहुलक का निर्माण करता है। तो ये आपके 4 प्राकृतिक बहुलक हो गए। इनमें से आप ये पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और आपके न्यूक्लिक अम्ल, ये तीनों, इन तीनों को क्या बोलते हैं, आपके जैविक बहुलक। क्या बोलते हैं इनको, जैविक बहुलक। क्यों, क्योंकि ये हमें जीवों में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, जीवों में मिलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जैविक बहुलक। उसके बाद आता है आपके दूसरा वर्गीकरण इसका, दूसरा आता है आपके संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। तो नाम से पता लग रहा है, कृत्रिम या संश्लेषित का मतलब क्या है, कि ये प्रकृति से हमें सीधा प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में इसके औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, जिससे हमें क्या होता है, कृत्रिम बहुलक का निर्माण होता है। तो दूसरा प्रकार आ गया आपके कृत्रिम, या कह सकते हैं संश्लेषित बहुलक, या हमें इनको बोल दे सिंथेसाइज्ड पॉलीमर। तो नाम से पता लग रहा है कि इनको मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है और उसका औद्योगिक उत्पादन करके अपनी जरूरतों को पूरा किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके कृत्रिम बहुलक। जैसे आप नाम सुने होंगे, पीवीसी है, पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपिलीन है,
ठीक है। तो आपके ये ऐसे पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीएक्रिल नाइट्राइल है, ठीक है। तो ये सारे सारे क्या है, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक है। नायलॉन है, ठीक है, ये आपके सारे क्या है, कृत्रिम बहुलक। उसके बाद थर्ड टाइप है इसका अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो कहने मतलब क्या है, आधा संश्लेषित है। तो कहने मतलब क्या कि वो कोई भी एकलक है, वो क्या है, आपको प्रकृति से मिल रहा बहुलक, ठीक है, लेकिन उसके गुणों में सुधार किया जाता है मनुष्य के द्वारा और वो आपके काम में आता है। तो कहने मतलब क्या है, ऐसे प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक है वो, लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, उसके गुणों में सुधार करता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो ऐसे प्राकृतिक बहुलक जिनमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा गुणों में सुधार किया जाता है, वो आपके क्या होते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक। जैसे आपने सुना होगा लेदर होता है आपका चमड़े से, ठीक है, आपने नाम सुना होगा सेल्यूलोज डाइएसिटेट, ये भी क्या होता है, आपके सेल्यूलोज से बनता है, ठीक है। सेल्यूलोज को क्या करोगे आप, एसिडीकरण करोगे, फिर उसको आप H2SO4 की प्रेजेंस में आप अभिक्रिया कराओगे, तो आपको क्या होगा, ये सेल्यूलोज डाइएसिटेट प्राप्त होगा। इसी तरह आपके सेल्यूलोज नाइट्रेट है, इसको और भी नाम इसका, कॉमन नाम इसका गन कॉटन, ठीक है। ये भी क्या है, अर्ध संश्लेषित, क्योंकि ये सेल्यूलोज है और इसका नाइट्रेशन कराओगे आप, तो ये सेल्यूलोज नाइट्रेट प्राप्त होगा। इसी तरह आपके सेल्फोन है और एक आपके है वल्कनीकृत रबर, कि जो आपके प्राकृतिक रबर अभी बढ़ा था आपने आइसोप्रीन, उसके गुणों में प्रयोगशालाओं में सुधार करके उसमें स्टीरिक बंधुओं की उपस्थिति के कारण उसकी प्रत्यास्थता और आपके उसकी अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और वो जो आपको रबर मिलता है उसे बोलते हैं वल्कनीकृत रबर। तो इस प्रकार आपके ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 3 प्रकार हो गए। उसके बाद अगला वर्गीकरण आपका था एकलक इकाइयों के आधार पर। कौन सा था, एकलक इकाइयों के आधार पर। तो कहने मतलब क्या हुआ कि एकलक इकाइयां किस प्रकार की है। जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें आपने एक वर्ड देखा होगा कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के समान या भिन्न। तो समान एकलक भी हो सकते हैं या भिन्न भिन्न एकलक भी आपस में जुड़ सकते हैं। इसके आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांटा गया। तो देखो दूसरा वर्गीकरण है आपका एकलकों के आधार पर। तो एकलक इकाइयां किस प्रकार की है, समान है या अलग अलग है, उसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया। तो पहला है वो है आपके समबहुलक। कौन सा है, समबहुलक। और दूसरा है आपके विषम बहुलक, या उसको बोलते हैं सहबहुलक, ठीक है। तो क्या मतलब क्या है, इसको बोलते हैं आपके होमोपोलीमर और इसको बोलते हैं आपके हेट्रोपोलीमर। तो समबहुलक क्या होता है कि जिनमें एकलक इकाइयां क्या हो, जिनमें एकलक इकाइयां समान, वो क्या होते हैं आपके समबहुलक होते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखे होंगे, पॉलीथीन का नाम पढ़ा था आपने। पॉलीथीन में क्या होता है, एक ही एकलक होता है आपके एथीन, ठीक है। और एथीन की बार बार पुनरावृत्ति होती है और एथीन इकाइयां आपस में जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करती है। इसी प्रकार आपके पीवीसी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसमें क्या होता है
वाइनिल क्लोराइड एकलक है, उसकी पुनरावृत्ति होती है और उससे आपके पीवीसी का निर्माण होता है। इसी प्रकार आपके टेफ्लॉन है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, ये सारे क्या इनमें एकलक इकाइयां समान प्रकार की होती है। तो ये हो गया आपके समबहुलक। दूसरा प्रकार आपके विषम बहुलक या सहबहुलक। तो विषम बहुलक का नाम से पता लग रहा है आपके कि जिनमें एकलक इकाइयां क्या हो, असमान या अलग अलग हो। जैसे आपने कल पढ़ा था नाइलॉन 6 या फिर बोल सकते हम टेरिलिन, या फिर हम बोल सकते हैं ब्यूना एन, और एक होता आपके ब्यूना एस। कहने मतलब क्या है, इन बहुलकों में एकलक इकाइयां क्या होती है, समान नहीं होती है। कहने मतलब क्या हुआ कि आपने पिछली क्लास में इसको पढ़ा होगा कि एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन वो दो एकलक इकाइयां होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके इन सभी में क्या होती है, अलग अलग एकलक इकाई होती है। तो ये हो गया आपके एकलकों के आधार। उसके बाद तीसरा वर्गीकरण है अपना, वो है बहुलकीकरण या बहुलकन के आधार पर। कहने मतलब क्या है, बहुलक को किस विधि के द्वारा बनाया गया है। तो तीसरा हो गया अपना बहुलकन या बहुलकीकरण की प्रक्रिया के आधार। तो बहुलकीकरण या बहुलकीकरण की प्रक्रिया के आधार पर हम एक आपके साइंटिस्ट था, उसने 1929 में, उसका नाम था साइंटिस्ट का केरोथर्स। इस केरोथर्स ने बहुलकन की प्रक्रिया उसने बताई कि ये दो प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। वो कौन कौन से दो प्रकार है। पहला प्रकार है योगज या योगात्मक बहुलक। उसके बाद दूसरा बताया था इन्होंने संघनन बहुलक। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अब नाम से पता लग रहा है कि योगज या योगात्मक बहुलकन क्या होती है और संघनन बहुलकन क्या होती है। तो हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे। योगज बहुलकन, तो देखो योगज बहुलकन का मतलब है कि इनके अंदर क्या होती है, एकलक इकाइयां हैं, सीधी योग करती है और योग करके बहुलक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो वो ये हो गया आपके योग करके सीधा बना रहे बहुलक, इसलिए इसको क्या बोलती है, योगज या योगात्मक बहुलक। इसमें एक दूसरी बात और खास बात है कि इसके अंदर एकलक इकाइयां हैं, उनकी क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो पुनरावृत्ति से क्या होता है, बहुलक का निर्माण होता है। तो कहने मतलब क्या है कि इनके अंदर जो एकलक होता है, उस एकलक का आणविक द्रव्यमान, एकलक का आणविक द्रव्यमान है वो बहुलक के आणविक द्रव्यमान का सरल गुणक होता है। तो सरल गुणक का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर किसी भी प्रकार के से उत्पाद मतलब क्या है कि कोई भी छोटा अणु जैसे H2O है, H2S है, HCl है या कोई एल्कोहल है, ऐसा कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता है। तो बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या है कि
जितना एकलकों का आणविक द्रव्यमान था उतना ही बहुलक का आणविक द्रव्यमान होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका सरल गुणक हो जाएगा। जैसे आप देखो एग्जांपल वही सेम आपके जो आपने समबहुलक पढ़ा था, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ठीक है, ये पॉलीप्रोपिलीन, ये सारे के सारे क्या है, यौगिक बहुलकन है। उसके बाद सेकंड है आपके संगणन बहुलकन। संगणन बहुलकन का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके क्या होता है, जो एकलक होते हैं वो एकलक आपस में क्या होते हैं, संगनित होते हैं। क्या होते हैं आपके एकलक आपस में क्या होते हैं, संगनित होते हैं। और दूसरी इसकी खास बात है कि इसके अंदर जो एकलक होते हैं वो क्या होते हैं, द्विक्रियात्मक या फिर त्रिक्रियात्मक समूह युक्त होते हैं। कहने मतलब क्या, जैसे आपने पढ़ा था नायलॉन 6 है, उसके अंदर एडीपी अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन था, तो उसके अंदर एडीपी अम्ल के पास क्या थे, 2 COOH समूह थे और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन के पास क्या थे, 2 एमिनो समूह थे। तो कहने मतलब क्या है, वो द्विक्रियात्मक 2 एकलक थे और वो आपस में क्या हुए, संगठित हुए। और उसके अंदर आपने देखा होगा जैसे कि 2 जल के अणु बाहर निकल रहे थे, ठीक है, तो वो क्या था, संगणन बहुलकन या, ठीक है। तो जैसे आपने देख लो वापस एक बार और, ये क्या आपके हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा है आपके एडीपी अम्ल, ठीक है। इसके भी n मॉलिक्यूल और इसके भी क्या है, n मॉलिक्यूल है और दोनों क्या होंगे, संगनित होंगे। क्या मतलब क्या है, संगणन बहुलकन के द्वारा इनको आप हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा, इसका H और इसका OH, तो क्या हो गया, H2 रिलीज हो गया, इसका OH और इसका H, ये कहने मतलब क्या है, -2H2O, 2 जल के अणु बाहर निकल रहे हैं और क्या हो जाता है, आपके बहुलक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जुड़ जाते हैं और ये क्या हो गया आपके नायलॉन 6। तो क्या मतलब क्या हुआ, ये आपस में संगठित हुए और छोटे अणु का डिस्कशन किया और क्या हो गया, आपके नायलॉन। अपना 4th वर्गीकरण है संरचना के आधार, संरचना के आधार की संरचना की एकलक है वो किस प्रकार की संरचना धारण करते हैं या एकलक किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसके आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपके रेखिक बहुलक, पहला कौन सा आपके रेखिक बहुलक, दूसरा है आपके शाखिक बहुलक, दूसरा कौन सा है शाखिक बहुलक, और तीसरा है आपके तिर्यकबद्ध या जालक्रम बहुलक, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे हम कि रेखिक बहुलक। रेखिक बहुलक में क्या होता है कि इसके अंदर आपके एकलिक इकाइयां हैं वो इस प्रकार से अत्यंत पास व्यवस्थित होती है। क्या होती है, एक दूसरे के पास क्या होती है, व्यवस्थित होती है, जिसके कारण क्या होता है, इनके अंदर निबिड़ संकुलन पाया जाता है। निबिड़ संकुलन का मतलब क्या है कि इसके अंदर अंतरा आणविक रिक्तिका वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, जिससे क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। इनकी तनन सामर्थ्य भी क्या होती है, उच्च होती है, और इनके गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के होते हैं आपके रेखिक बहुलक, ठीक है। ये जैसे आपके
पॉलीथीन है, पीवीसी है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और आपके पॉलीप्रोपिलीन। ये सारे क्या है? रैखिक बहुलक है। उसके बाद आता है दूसरा आपके साखिक बहुलक। साखिक बहुलक में क्या होता है कि रैखिक बहुलक क्या होते हैं? इस प्रकार से पास पास व्यवस्थित होते हैं। साथ ही क्या होता है? इन रैखिक बहुलक के पार्श्व में क्या होती है? शाखाएं पाई जाती है और इन शाखाओं के कारण क्या होती है? इन दो इकाइयों के बीच में अंतरा आणविक रिक्तिका बढ़ जाती है। इनके बढ़ने के कारण क्या होता है? इनका घनत्व इनकी तुलना में कम हो जाता है, इनकी गलनांक भी क्या हो जाता है? कम, और इनकी तनन सामर्थ्य भी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये इस प्रकार के होते हैं आपके साखिक बहुलक। ठीक है, ये होते हैं इसमें आपके निम्न घनत्व पॉलीथीन और आपके ग्लाइकोजन और आपको होता है एमाइलोपेक्टिन। ये होती है आपके साखिक बहुलक। और पॉलीथीन है, इसके अंदर ये पॉलीथीन कौन सी होती है? उच्च घनत्व पॉलीथीन। उच्च घनत्व पॉलीथीन होती है वो रैखिक बहुलक होती है, और निम्न घनत्व पॉलीथीन होती है वो आपकी क्या होती है? साखिक बहुलक। इसके बाद तीसरा आता आपके त्रिकबद्ध या जालकरण। जालकरण का मतलब क्या है? इसके अंदर आपके इकाई है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, साथ ही दो इकाइयों के बीच में क्या होता है? त्रिएक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? त्रिएक बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है? इनकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है और ये क्या हो जाती है? आपके एक जालनुमा संरचना बनाती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? त्रिएकबद्ध या जालकरण बहुलक। जैसे आपके अब होता है बेकेलाइट, मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। ये आपके हो गए संरचना का आधार पर इन प्रकार रैखिक, साखिक और त्रिएकबद्ध बहुलक। उसके बाद अगला है आपके बहुलकों का ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर। कहने का मतलब क्या है कि जो बहुलक है आपके वो गर्म करने पर किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उसके आधार पर बहुलकों को दो भागों में बांटा गया है। तो अगला वर्गीकरण कौन सा हो गया आपके? बहुलकों का ताप के प्रति व्यवहार के आधार। तो ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर होता है आपके ये दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ताप सुगट्य, या इसी को बोलते हैं ताप सुनम्य, मतलब नम हो जाती है। इंग्लिश में बोलते इसको थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। और दूसरा होता है आपके ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है। तो ताप सुगट्य का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के बहुलकों को गर्म करने पर क्या हो जाता है? ये नरम हो जाते हैं। ठीक है। और नरम होने की वजह क्या है? इनके इकाइयों के बीच में क्या होता है? दुर्बल प्रकृति का आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? ये आसानी से नरम हो जाते हैं। और जैसे ही आप इनको क्या करोगे? ठंडा करोगे, ठंडा करते वापस क्या हो जाता है? ये कठोर हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो आपको कोई भी वेस्टेज आपके है, पॉलीमर है, उसको आपको कुछ दूसरे काम में लेना है। ठीक है। तो क्या कर सकते हो? इनको गर्म करके आप अपने इच्छित आकार में डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? इनका पुनः उपयोग संभव है। ठीक है, कि एक बार काम में लेने के बाद इसको वापस दोबारा काम में लिया जा सकता है। ठीक है। ये हो गया आपके ताप सुगट्य या ताप सुनम्य बहुलक। कौन से? जैसे आपके
पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, पॉलीप्रोपिलीन है, या मैं कह सकता हूं सारे एक साथ है क्या है रेखिक बहुलक है। वो कौन से है? ताप सुबेटे या ताप सुनम्य। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद दूसरा है ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ताप दृढ़ का मतलब क्या है कि आप इनको गर्म करने में क्या हो जाते हैं, ये और अधिक क्या हो जाते हैं, और अधिक कठोर हो जाते हैं। तो कोई वजह होगी कठोर होने की कि ये क्या हो जाते हैं, गर्म करने पे नरम हो रहे हैं और ये गर्म करने पे क्या हो रहे हैं, कठोर हो रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि इनके अंदर क्या होते हैं, तिर्यकबद्ध ये जुड़े होते हैं, और वो तिर्यकबद्ध क्या होता है, गर्म करने पर और ज्यादा प्रबल प्रकृति का हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये कठोर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब इनको आप पुनः उपयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ताप सुबेटे है उनको आप रीयूज कर सकते हो, बट आपके ताप दृढ़ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो रीयूजेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल होंगे आपके सारे बेकेलाइट है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, और आपके मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये सारे या मैं कह सकता हूं त्रिएकबद्ध या जो जालक्रम बहुलक थे वो सारे क्या है, ताप दृढ़ बहुलक है। तो ये आपके हो गया बहुलकों का ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका आणविक बलों के आधार। कौन सा है? आणविक बलों के आधार। तो आणविक बलों के आधार पर आपके बहुलक है दो भागों में बांटे गए, आणविक बलों के आधार पर। तो आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को दो भागों में बांटा गया। जैसे आपको पता है कि कोई भी अणु है तो उस अणु के अंदर जो एटम है वो किसी ना किसी बल के द्वारा आकर्षित होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए बहुलक है तो बहुलक क्या होता है, उच्च अणु भार वाला यौगिक होता है। तो इसके अंदर जो अंतरा आणविक बल है वो भी क्या होते हैं, प्रबल प्रकृति के होते हैं। तो इसके आधार पर इसके अंदर क्या है, इसमें कुछ विशिष्ट गुण आ जाते हैं। क्या जाते हैं, इनके अंदर कुछ विशिष्ट गुण, जैसे इनके अंदर तरंग सामर्थ्य है, इनकी प्रत्यास्थता है। ठीक है, ये गुण जिससे क्या है, इनको दो भागों में बांटा गया है। तो इसके अंदर पहला है आपके प्रत्यास्थ और दूसरा है आपके रेशा। तो प्रत्यास्थ क्या होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं इनको रबर, इनको क्या बोल सकते हैं, रबर की तरह ये व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यास्थ प्रकार के जो बहुलक है इनके अंदर क्या है, दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, आप इनको बल लगाकर लंबा खींच सकते हैं, और बाह्य बल आप हटाओगे तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होते हैं आपके प्रत्यास्थ प्रकार के बहुलक। इसके अंदर आपके जो आपके रेखिक बहुलक है वो सारे के हैं प्रत्यास्थ बहुलक। उसके बाद रेशे, तो रेशे क्या होते हैं, आपके धागे की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, प्रबल प्रकृति के अंतरा आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं, और इन आकर्षण बलों के कारण क्या होते हैं, इनको खींचने पे क्या है, इनके अंदर प्रबल तिर्यक बल पाए जाते हैं, जिससे क्या है, ये इसको अधिक तन्य सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जिससे क्या है, ये आपके मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके, जैसे इसके अंदर नायलॉन वगैरह है, ये टेरिलिन है, ये सारे क्या है, रेशे के अंदर आते हैं, या फिर आपके कपास है, कॉटन, ये आपके सिल्क है, ये सारे रेशे। हाँ।